जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज से एक जो वीडियो का संस्करण हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है कॉस्मोस प्रकाशन का एनसीईआरटी का सार संग्रह है और यह 2023 का संस्करण है, न्यू एडिशन है। और यह जो बुक है कक्षा 6 से लेकर 8 तक इसमें दोस्तों आज देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव समुदाय और वातावरण के। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। अगला प्रश्न है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदायों में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% का जो नियम है यह ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में किया था, धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी में या पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। डिकम्पोजर किसे कहते हैं। तो एक कवक और जीवाणु जो होते हैं ना, यह अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है कैसा होता है। तो ये हो जाएगा सीधा होता है, सीधा। अगला प्रश्न है कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है। तो हो जाएगा जलीय परितंत्र में। जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है, विपरीत दिशा में बनता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, यानी जियोकेमिकल साइकिल। अगला प्रश्न है कि समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो इसको प्लैंकटन्स कहते हैं। फाइकोप्लैंकटन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो हो जाएगा पारितंत्र का करते हैं, पारितंत्र का। और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा किया गया था। एजी टांसले के द्वारा किया गया था। प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है। बहुत बार यह प्रश्न पूछता है। तो हो जाएगा महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र महासागर होता है। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है और यूनेस्को का मुख्यालय
पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से, और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौरविक विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हो जाएगा रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। रेमंड लिंडमैन के द्वारा यह 10% का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो हो जाएगा चार्ल्स एटन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स एटन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? तो हो जाएगा सर्वाहारी को। बहुत बार यह प्रश्न पूछता है दोस्तों। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग को टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आप लोग को जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो हो जाएगा नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं। नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित किया है, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य कौन है जो स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना शुरू किया है, पारित किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार है, और इसका जो कार्यकाल बताया गया 2021 से लेकर 2030 तक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम रामसर स्तर किसे घोषित किया गया? तो हो जाएगा कोबोर्ग प्रायद्वीप को, जो 1974 ईस्वी में ही रामसर स्तर इसे घोषित कर दिया गया। और रामसर जो सम्मेलन हुआ था वह 1971 ईस्वी में हुआ था, ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर जगह पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकीय तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बायोम बोलते हैं, बायोम। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो बायोम है वह जलीय बायोम है, जलीय बायोम है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो हो जाएगा टुंड्रा बायोम। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो हो जाएगा जैविक एवं अजैविक घटक को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य जाल करता है, फूड वेब। और अगला प्रश्न है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो जितना भी उपभोक्ता है उसमें परपोषी का गुण पाया जाता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको की स्टोन प्रजातियां बोलते हैं, की स्टोन प्रजातियां बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? बहुत बार यह एग्जाम में पूछा जाता है एबोनी और महोगनी। तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो हो जाएगा मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो हो जाएगा शंकुधारी वन का। और अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकीय उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो पारिस्थितिकीय उत्पादन पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटने लगेगा। अगला प्रश्न है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो यह हो जाएगा अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम में, अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा विषुवतवनीय वन बायोम में। और प्राथमिक उत्पादकता में कौन आएगा? कृषि वगैरह आएगा। तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम में। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा मानसूनी बायोम है, मानसूनी बायोम है। और यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकीय शत्रु इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
और यूकेलिप्टस को प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि यह पेड़ जो होता है ना, इतना ना पानी को सोखता है, इसी के कारण इसको पारिस्थितिकीय शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि सागर जल के निकट, सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दिया गया, यानी किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको बेंथस कहा जाता है, बेंथस। और रेंडियर किस बायोम का एक जंतु है? तो हो जाएगा टुंड्रा बायोम का। और दोस्तों जो रेंडियर है यह एक कुत्ता का प्रजाति होता है और इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। रेंडियर जो होता है इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। और रेंडियर जो है ना, यह गाड़ी खींचने में भी काम आता है। टुंड्रा प्रदेशों में गाड़ी ओड़ी सभी खींचता है रेंडियर, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वन रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 ईस्वी से किया जा रहा है। और देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, आपसे पूछेगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है, के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है कि लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास बायोम में, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो हो जाए उसी में पाया जाता है। लानोस और कैंपोस दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो हो जाएगा अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा पतझड़ वन है, पतझड़ वन है। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो हो जाएगा अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। और हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो यह हो जाएगा सवाना बायोम को, माने सवाना घास के मैदान को हाथी घास की संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। तो हो जाएगा संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो हो जाएगा शीतोष्ण घास बायोम को। अगला प्रश्न है कि कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि पारितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है और कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। इसी कारण इसका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो हो जाएगा पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारणों के अंतः संबंध पर। अगला प्रश्न है कि पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाया जाता है? तो हो जाएगा मानसून वन बायोम में। अगला प्रश्न है कि 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इसको इकोक्लाइन कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो हो जाएगा चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दिया गया है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में हो जाएगा नीलगिरी। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को ही जैव विविधता बोलते हैं। अगला प्रश्न बन जाता है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन के द्वारा बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में जैसे जान लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए ही किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो हो जाएगा जैव विविधता दशक के रूप में ही घोषित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हो जाएगा नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था, 1988 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट्स है कि ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। और वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है और भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में 2003 में स्थापित किया गया। और अगला प्रश्न है कि भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सा पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सिप कॉर्थॉन। अगला प्रश्न है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और अगला प्रश्न है कि एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम स्ट्रिप्स शब्द तो हो जाएगा बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के लिए एम स्ट्रिप्स शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो हो जाएगा 23 जनवरी 2001 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो इसका काम है कि यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिंह पुच्छ वानर यानी मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया? तो हो जाएगा 2002 ईस्वी में पारित किया गया था, 2002 में पारित किया गया था। और एक पॉइंट देख लेते हैं कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई है 2022 के अनुसार। वहीं पर 2018 में यह 2967 था, लेकिन याद रखिएगा 2022 में 3682 हो गया। पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रैंडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। तो हो जाएगा डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरन में सहायक होता था। फल को खाता था और लेकर फल यहाँ से, जैसे मान लीजिए इस पेड़ से उठाया फल और कहीं और ले गया तो खाया और बीज को गिर गया तो बीजों के अंकुरन में सहायक करता था डोडो पक्षी। और यह पक्षी विलुप्त हुआ तो क्या हुआ? यह पादप यानी सिडरॉक्सी ग्रैंडिफ्लोरम नामक पादप भी की प्रजाति भी विलुप्त हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मैरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और पीछे बताए थे कि भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है, क्षेत्रों का चयन किया गया है। तो दोस्तों आपसे खूब क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से आपसे क्वेश्चन दे देगा कि इसमें निम्नलिखित में कौन हॉट स्पॉट है, 4 दे देगा ऑप्शन, याद रहेगा तो मारिएगा कौन कौन? पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट में नीलगिरी, अगर जगह पूछे तो नीलगिरी, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह। 4 भारत में 4 हॉट स्पॉट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का चमगादड़ों की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो हो जाएगा IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विलुप्त जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, सभी इसी में इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, लिस्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी औषधि गीधों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? क्या वो कौन सा मेडिसिन है? तो इसका नाम है डाइक्लोरोफेनेक सोडियम, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बल्लभगढ़ हरियाणा में।
अगला प्रश्न है कि वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फलगेंस है? तो ये हो जाएगा रेड पांडा का। और भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा हंगुल के लिए। और दाचीग्राम कहाँ है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। अगला प्रश्न है कि किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास प्रकार के एक जीव जो है जो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो हो जाएगा अमोनियम के रूप में। और धान के जो पौधा होता है इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। धान का जो पौधा खेती करते हैं उसमें धान के पौधे के जो पौधा क्या हुआ वहाँ से जब निकलता है तो वहाँ से मीथेन गैस ही निकलता है। और मीथेन गैस दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो हो जाएगा पौधों की जड़ों के द्वारा। और एक पॉइंट्स है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैव विविधता का द्वार किसको कहा जाता है भारत में? तो हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र यानी जियोग्राफिक एरियाज में जो विभाजित किया गया है उसकी संख्या 10 है। अगला प्रश्न है कि जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में विभाजित किया जाता है? तो उसको चरम समुदाय के रूप में विभाजित या परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो हो जाएगा नारियल को। और नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है विश्व में। और राज्य पूछे तो प्रथम स्थान केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा बाणगंगा और गंभीरी, 2 नदियां केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति संरक्षण हेतु स्वर स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान नहीं है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के द्वारा। और वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो हो जाएगा 18 है। राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे एग्जाम में एक प्रश्न आपसे जरूर पूछता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान में 106 है, वन्य जीव अभयारण्य 567 है और टाइगर रिजर्व 54 है। तो दोस्तों दाचीग्राम, सलीम अली जिसको सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं, किश्तवाड़ और काजीनांग ये सभी जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर वन्य जीव अभयारण्य में शीत मरुस्थल, होकेरसर और सुरिनसर मानसर ये सभी भी जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हेमिस हाई है और चांगथांग ये सभी लद्दाख में है। हरियाणा में कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कालेसर नाहर है वन्यजीव अभयारण्य है, यह हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बार यह पूछता है कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला ये भी हिमाचल प्रदेश में है। वहीं पर वन्य जीव अभयारण्य में चंद्रताल, पोंग डेम झील, रेणुका यह सबसे छोटा भारत का रामसर साइट है। रेणुका, खीरगंगा, पिन घाटी और सिमबालबारा ये सभी वन्य जीव अभयारण्य है जो हिमाचल प्रदेश में है। वहीं उत्तराखंड का बात किया जाए तो जिम कार्बेट जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापना इसका 1935 में हुआ था, कहीं के आपको 36 मिलता है। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी फूलों की घाटी जो उत्तराखंड के चमोली में है, ये सभी उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है
जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये सभी टाइगर रिजर्व है जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। राजस्थान का बात किया जाए तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदा हिल्स, ये सभी राजस्थान में है। वहीं पर वन्य जीव अभयारण्य का बात किया जाए तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, ये सभी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल और रामगढ़ विषधारी, ये सभी टाइगर रिजर्व है। गुजरात में गिर है, मरीन यानी कच्छ की खाड़ी है, ब्लैक बक है, बसंदा, ये सभी है। वन्य जीव अभयारण्य में आते हैं तो गिर है, समुद्री कच्छ की खाड़ी है, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गधा। महाराष्ट्र में संजय गांधी बोरीवली, पेंच, जवाहरलाल नेहरू नाम है, और तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदोली, ये सभी महाराष्ट्र में है। महावीर, एक गोवा से पूछता है कि महावीर यह हो जाएगा गोवा में हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में नागरहोल है, कुद्रेमुल है, बनेरघट्टा, अंशी, बांदीपुर, ये सभी कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल में अनामुद्दी, इराविकुलम, मथिकेटन 16 और पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कहाँ है, केरल में है। तो केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल है, वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं दोस्तों। का सुब्रह्मण्यनंदा रेड्डी, महावीर, हरिना वनस्थली, मुगरावनी, नागार्जुन सागर, प्राणहिता और किन्नेर सानी, ये सभी वन्य जीव अभयारण्य है, तेलंगाना का है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मनार की खाड़ी, ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर आपसे राष्ट्रीय उद्यान ही ज़्यादा इसमें पूछता है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। एक आपसे टाइगर रिजर्व पूछ देता है कि नागार्जुन सागर कहाँ है, श्रीशैलम में है, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, ये सभी छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदनकानन, सिमलीपाल, ये सभी सतकोशिया, सब उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा हो जाएगा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापाड़ा, ये सब पश्चिम बंगाल में है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, राजवाड़ी है। मिजोरम में मुरलेन, अभी एग्जाम जितना भी हुआ है बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ था, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। मणिपुर में केबुल लमजाओ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत विश्व में भी यही है। नागालैंड में हो जाएगा इंटाकी, कहाँ है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में है। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा नामदफा, माउलिंग, पखुई, शेषा, आर्किड। असम में हो जाएगा काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटका, ये सभी असम का हो जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। किताम और पांगोलखा हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य। मेघालय में हो जाएगा बालफक्रम, नोकरेक रिज, गारो पहाड़ी पर है। झारखंड में बेतवा, डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पलामू क्या है, टाइगर रिजर्व है, झारखंड का है। बिहार में वाल्मीकि है और वहीं पर वन्य जीव अभयारण्य में भीम बांध है, गौतम बुद्ध है, कांवर झील है, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला है। वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा हो जाएगा, वहीं वन्य जीव अभयारण्य में हो जाएगा बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में सबसे ज़्यादा है। अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में ही है। दिल्ली में एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य है असोला घाटी, जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में और इंडियन राइनो विजन को 2020 में शुरू किया गया। 2020 में इंडियन राइनो विजन 2020 या 2005 में आरंभ किया गया था इसका। चलिए अब देख लेते हैं कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले जैव मंडल की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं। नीलगिरी सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को
किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कब? तो यह 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है, इसको 2001 में शामिल किया गया था। सुंदरबन जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, इसको 2001 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। और नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, इसको 2004 में शामिल किया गया था। नोकरेक जैव मंडल है, इसको जो मेघालय में है, इसको 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, जिसको 2009 में शामिल किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसको भी 2009 में। अमरकंटक अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था, इसको 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार जैव मंडल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसको 2013 में शामिल किया गया। वहीं पर अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में है, जिसको 2016 में किया गया शामिल यूनेस्को की सूची में। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, इसको 2018 में शामिल किया गया। और पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, इसको 2020 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हो जाएगा नीलगिरी में, जो 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। एक प्रश्न बहुत बार पूछता है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से है, जैव सुरक्षा समझौते से है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो हो जाएगा आनुवांशिक विविधता में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजर और पनवार ने भारत को जैव भौगोलिक क्षेत्र और जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। एक प्रश्न है कि अरीबादा क्या होता है? अरीबादा तो हो जाएगा कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया को अरीबादा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 ईस्वी में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा ओस्लो नॉर्वे में है। और इसका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा दोस्तों, पांडा है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक चिन्ह पांडा है। और किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। और यूनेस्को ने 1971 ईस्वी में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल MAB कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा जामनगर गुजरात में है। जामनगर गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट के वनों में। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो हो जाएगा नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। और पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं दोस्तों कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जिसका स्थापना 1936 में किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और इसके बीचों बीच से होकर रामगंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो हो जाएगा कजिन द्वीप, सेशेल्स में है। कजिन द्वीप है जो सेशेल्स में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो हो जाएगा वेदाथंगल तमिलनाडु में स्थापित किया गया, वेदाथंगल में। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो हो जाएगा 3 राज्यों में। और 3 राज्य कौन कौन है? तो हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। भारत का जो प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बारहसिंघा के लिए है, बारहसिंघा के लिए है। अगला प्रश्न है कि
भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो उत्तराखंड के चमोली में है वाला राष्ट्रीय उद्यान उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने इसका खोज किया था? तो इसका खोज किया था फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने किया था। फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने फूलों की घाटी का वाला राष्ट्रीय उद्यान का खोज किया था। अगला प्रश्न है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है? तो गंगा के टाइगर की उपमा डॉल्फिन को दिया जाता है। डॉल्फिन को जलीय जीव की संज्ञा 2009 में मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम गैंगस्टिका प्लेटिना होता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं। जैसे यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जैसे घाना पक्षी विहार या भरतपुर राजस्थान में है। अभी वर्तमान में यह सब पूछने लगा है। रंगन थितु पक्षी विहार या मांड्या कर्नाटक में है। और वेदांगथल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। और एक है सलीम अली पक्षी विहार जो चेराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। और सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौंडिया पक्षी विहार यह चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। और चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। और चिल्का झील यह भारत का प्रथम रामसर साइट स्थल है और यह लैगून झील का एक प्रकार है। कुमारा कौम पक्षी विहार या वेबनाद पक्षी विहार या कोटायम केरल में है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस GHG की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रवाह उत्पन्न करती है? प्राकृतिक रूप से तो हो जाएगा जलवाष्प वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में जलवाष्प नहीं रहे तो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस में CO2 इसके बाद स्थान आता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स टॉपिक पर लेते हैं कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो यह हो जाएगा 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है कि वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला प्रश्न है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ जाता है? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा आर्द्र भूमि, दलदली वाला स्थान, समुद्र और हाइड्रेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व के तापमान पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा अल्जीरिया, ब्राजील और केनिया में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा आइस कोर से। और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है।
और भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यहाँ प्रति वर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। यह प्रति वर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है भूटान। आपसे पूछे कि कार्बन निगेटिव देश कौन है, तो भूटान है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन पृष्ठजादन या संग्रहण में सहायक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समोच्च बांध, अनुपद, सस्यन एवं शून्य जुताई। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था, तो हो जाएगा कानकुन सम्मेलन में मैक्सिको वर्ष 2010 में। अगला प्रश्न है कि हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था, तो हो जाएगा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। अगला पॉइंट्स है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1979 ईस्वी में किया गया था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है, तो एक तो हो जाएगा हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि। यह सभी वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा इटली तथा स्विट्जरलैंड। और ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे के बीच बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। टाइमिंग याद रखिएगा दोस्तों, 8:30 बजे रात में से लेकर 8:30 बजे रात से लेकर 9 बजे यानी आधा घंटा के बीच में। और इसमें 192 देशों के 7000 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड और ऑफ फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था कि पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर कब सहमति प्रदान किया, तो हो जाएगा 8 अगस्त 2017 को। अगला प्रश्न है कि आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया, तो हो जाएगा 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है, तो हो जाएगा समताप मंडल में हो जाएगा। और ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो हो जाएगा 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत की ऊंचाई है। और समताप मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है और जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वह सभी क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने किया, तो हो जाएगा G.W. केंट मूर ने किया था। G.W. केंट मूर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का खोज किसने किया, तो हो जाएगा ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। यह 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो हो जाएगा डाप्सन इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका फुल फॉर्म होता है, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 301 आदि, ये सभी गैस है।
ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो हो जाएगा 5 माइक्रोन से कम होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला प्रश्न है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो इसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो हो जाएगा मानव जनित प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसको प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। दोस्तों अभी प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक से बहुत सारा क्वेश्चन उठा रहा है दोस्तों एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन ही। अगला प्रश्न है कि वे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। और ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैबरी के द्वारा किया गया था। चार्ल्स फैबरी एवं हेनरी बुसोन के द्वारा किया गया था। दोनों बात याद रखिएगा, चार्ल्स फैबरी और हेनरी बुसोन के द्वारा किया गया था ओजोन परत की खोज। अगला प्रश्न है कि पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक है? तो हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक है। पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन और स्मॉग यह द्वितीयक प्रकार के प्रदूषक है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछ देगा कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है, कौन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही खतरनाक गैस यह होता है। अगला प्रश्न है कि जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो इसको सुपोषण बोलते हैं, सुपोषण। अगला प्रश्न है कि वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो हो जाएगा सीसा, लेड। और ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं इनको जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा वीवीआई प्रश्न है के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी NO2 और SO2 और NO2 के द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका होगा, इसको नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बोलेंगे दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, NO2 होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है, मृदा का pH मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा एस्बेस्टोसिस नामक एक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करने को जैव उपचारण बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के अंतर्गत किया जाता है और यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं या हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको स्व स्थानीय जैवोपचार बोलते हैं। और यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय जैव उपचार बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो इसको फाइटो निष्कर्षण बोलते हैं, फाइटो निष्कर्षण बोलते हैं।
अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यह दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल यूक्रेन में है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रदूषक है और उसे दुष्प्रभाव अंग बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या हो जाती है। धूलकण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचती है। सीसा से कैंसर हो जाता है। और भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड और बंगाल का शोक नदी के रूप में इसको जानते हैं, और बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो यह हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथाइनोग्लोबोनीमिया। मिथाइनोग्लोबोनीमिया रोग हो जाता है नाइट्रेट की अधिक मात्रा से। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से है। अगर आपसे पूछे कि डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है, तो वह ध्वनि के उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसी को डॉपलर प्रभाव बोलते हैं, तो वह ध्वनि से है। और ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अगला प्रश्न है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो सीधे रक्त में घुल जाती है। अगला प्रश्न है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इसका नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनेट MIC, जो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हो जाएगा कूड़े कचरों को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हो जाएगा वर्ष 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। वर्ष 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन करता है। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्थेनियम जिसको गाजर घास, पार्थेनियम को गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, कि पराग कणों से कौन सा रोग हो जाएगा? तो पार्थेनियम से चर्म रोग व दामा हो जाएगा। चर्म रोग व दामा हो जाता है। अगला है कि लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं? तो हो जाएगा वायु प्रदूषण के। लाइकेंस जो होते हैं वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो हो जाएगा उष्मीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन होता है। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो हो जाएगा कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण हो जाएगा इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग। और इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इसे फेफड़ों का कैंसर। अगला प्रश्न है कि सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें बेंजीन, टैलिन और जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होता है? तो हो जाएगा रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के कणों या धूल कणों के कारण होता है? तो हो जाएगा सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों के कारण। अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन है? तो हो जाएगा आर्सेनिक तथा फ्लोराइड दोनों है। आर्सेनिक और फ्लोराइड दोनों है। अगला प्रश्न है कि कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा न्यूमोकोनियोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में
किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? तो हो जाएगा फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है, फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसोनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाता है या ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? बिसोनोसिस तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है कि जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? तो ब्लैक फुट नामक रोग जो होता है ना, यह पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। पेयजल की अधिकता होने के कारण, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो इसको जलकुंभी बोलते हैं, जलकुंभी। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो हो जाएगा रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा, रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले प्रदूषण का मापन किया जाता है, परिवर्तन का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीरोडर्मा पिग्मेटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को हो जाता है? तो हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण, परावैंगनिक विकिरण। चलिए दोस्तों, कुछ और वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग देख लेते हैं। जैसे एस्बेस्टस धूल वायु प्रदूषक है, इससे प्रभावित अंग फेफड़ा हो जाता है। सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर पेट और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो जाती है। चलिए दोस्तों, कुछ पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन के बारे में देख लेते हैं। जैसे उसका संगठन स्थापना किया गया, आखिर स्थापना क्यों किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य के बारे में भी देखेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश है। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों के प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। एक है IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड, और अभी वर्तमान में इसमें सदस्य 1300 है। ठीक है, यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के रूप में कार्य करता है। एक है कि वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटप्राण प्राणियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वार्षिकगठन कन्वेंशन की, इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसमें वर्तमान में 183 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। अगला पॉइंट है कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिसमय या अभिसमय, स्थापना 1979, मुख्यालय वान जर्मनी में है और वर्तमान में इसमें सदस्य 313 है। और इसका जो उद्देश्य है, यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि विश्व वन्य जीव कोष WWF, स्थापना 1961, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वर्तमान में सदस्य 100 है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। एक है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्थापना 1922 में, सदस्य 121 और मुख्यालय है कैम्ब्रिज UK में है। यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, स्थापना 1974, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस, मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में, स्थापना 1971 में। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निवर्णीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, स्थापना 1996, मुख्यालय वेंजनिंजन नीदरलैंड में। यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है।
रोटरडम कन्वेंशन स्थापना 1998 ईस्वी में, सदस्य 157, मुख्यालय रोटरडम नीदरलैंड में। इसका उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में स्थापना 2001 में, मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन में, सदस्य 152 है। ये इसका उद्देश्य है कि अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पग मार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है, जो रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत हुआ था। इको मार्क क्या है? इको मार्क तो हो जाएगा पर्यावरणीय अनुकूलन उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह को इको मार्क बोलते हैं। इको मार्क बोलते हैं, इको मार्क। अगला है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 ईस्वी में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की थी तथा 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्लोबल 500 2003 में बिंदेश्वरी पाठक को, जिन्हें भारत में टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सुलभ इंटरनेशनल आप जितना देखते हैं भारत में यह इन्हीं का देन है। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा सियरा लियोन। सियरा लियोन का राजधानी फ्री टाउन है। अगला प्रश्न है कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो वृक्ष मानव किस कार्यकर्ता को? तो हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। और चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति एक और थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? नीरी। तो नीरी है नागपुर में। नीरी कहाँ है? नागपुर में है। अगला प्रश्न है कि पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए पेरियार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में है। और भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1982 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई? तो हो जाएगा 2008 में किया गया। और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। UNEP के द्वारा MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा देहरादून में, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो हो जाएगा चीन है। कौन है? चीन है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय अस्थायी मित्र विविधता है यह किस आंदोलन का नारा था? तो हो जाएगा चिपको आंदोलन। इसका शुरुआत 1972 ईस्वी से 1972-73 में उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा झांसी, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो हो जाएगा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है तो हो जाएगा पांडा है। और पांडा क्या है? तो एक भालू का प्रजाति है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया? तो हो जाएगा 1993 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सासाकावा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, पर्यावरण से कुछ आंदोलन हुआ था, उससे संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं। जैसे चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। तीनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। और बाबा आमटे को गटर का संत के उपाधि दिया गया है, गटर का संत का उपाधि भी बाबा आमटे को दिया गया है। मैती आंदोलन हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। और बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार 3 राज्य जो शीर्ष हैं बाघ के जनसंख्या में, एक है मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560। ये 2022 के। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन और संधियां। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन को, 1972 इसमें हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनई की स्थापना इसमें निर्णय लिया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास था। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 ईस्वी में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा का निर्णय लिया गया। लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में किया गया, जिसमें प्रजाति के संरक्षण का निर्णय लिया गया। वियना सम्मेलन 1985 में किया गया। ओजोन स्तर यानी ओजोन परत का संरक्षण के बारे में निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन, तो रियो सम्मेलन 1992 में पर्यावरण विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना किया गया। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। कियोटो प्रोटोकॉल, कियोटो सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन 1997 में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, भूमंडलीकरण, तापमान को कम करना, वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन, यानी जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 10 वर्ष बाद हुआ, इसलिए इसका रियो प्लस 10 सम्मेलन के भी नाम जानते हैं, या पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन को जगह 2002 में सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति प्रदान किया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में विकसित देशों के द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने का निर्णय लिया गया। अगला है नूसा दुआ सम्मेलन, बाली रोड मैप 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को कम कर वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर में लाने का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट कियोटो प्रोटोकॉल 2009 में, इसमें भी आपका विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई। कानकुन सम्मेलन 2010 में किया गया। हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन, जिसको COP 17 के नाम से जानते हैं, 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई। दोहा सम्मेलन
जिसको COP 18 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। Rio+20 सम्मेलन 2012 में पृथ्वी के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन COP 19 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति प्रदान हुई। लीमा सम्मेलन जिसको COP 20 2014 में वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धता स्वीकृत हुई। पेरिस सम्मेलन COP 21 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को COP 22 2016 में हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की घोषणा किया गया। बॉन सम्मेलन जर्मनी COP 23 2000 विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा किया गया। बॉन सम्मेलन जर्मनी COP 23 2017 में फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड COP 24 2018 में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली प्रदान किया गया। मैड्रिड सम्मेलन COP 25 2019 जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन। ग्लासगो सम्मेलन UK COP 26 2021 पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। और शर्म अल शेख मिस्र COP 27 2022 जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना करना। और 2023 में संयुक्त अरब अमीरात UAE में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP 28 की मेजबानी हुआ। ठीक है, तो COP 28 कहाँ हुआ? 2023 में UAE में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इस पूरा बुक को पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बनाया जाएगा और अगला वीडियो साइंस में फिजिक्स का आएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए कि इस बुक को पूरा कराया जाए कि नहीं कराया जाए, कि मेन टॉपिक कराया जाए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट में करिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह जो टॉपिक आज कराया गया है जलवायु से संबंधित प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आता है और इससे आजकल प्रश्न बहुत सारा उठाता है। 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में उठाता है। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन को सही करने के लिए आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। तो इसको पूरा देखिए वीडियो को, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। और आप लोग को ऐसे ही बढ़िया किताबों का संग्रह को लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।